बीजेपी का सदस्यता अभियान, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। बीजेपी का सदस्यता अभियान कल से शुरू हो गया है। कल प्रधानमंत्री पहले सदस्य बने और आज ये अभियान देश में शुरू हो गया है। आज उत्तराखंड में भी अभियान की शुरुआत हो गई है। 10 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य जेपी नड्डा के नेतृत्व में लिया गया है और उत्तराखंड सदस्यता अभियान में अच्छी भूमिका निभाएगा, ये बयान दिया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। और उत्तराखंड में भी आज से बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू हो गया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे पहले सदस्य और आज उत्तराखंड में भी अभियान की शुरुआत हो चुकी है। और अब उत्तराखंड की बीजेपी ने भी कमर कस ली है अभियान को लेकर। अभियान को किस तरीके से मजबूती देनी है उसको लेकर पुष्कर सिंह धामी जो है वो अभियान का नेतृत्व करेंगे। उत्तराखंड सदस्यता अभियान में पूरी अच्छी भूमिका निभाएगा उत्तराखंड, ये बयान दिया है पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी का सदस्यता अभियान। और यहां पर पुष्कर सिंह धामी ने कार्यकर्ताओं को अभियान को सफल बनाने का संदेश दिया। और देखिए, बीजेपी का सदस्यता अभियान कल से शुरू हो गया है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी सदस्यता ग्रहण की। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले सदस्य बने और आज ये अभियान पूरे देश में शुरू हो गया है। देखिए, आज उत्तराखंड में भी अभियान शुरू हो गया है। अभियान की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी का सदस्यता अभियान 10 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जेपी नड्डा के नेतृत्व में अभियान की शुरुआत हुई। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले सदस्य बने और अब उत्तराखंड में भी बीजेपी ने सदस्यता अभियान को लेकर कमर कस ली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद सदस्यता अभियान की शुरुआत कर चुके हैं, सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान कल से प्रारंभ हो गया है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी पहले सदस्य बने हैं और उसके बाद आज पूरे देश के अंदर ये अभियान शुरू हो गया है। उत्तराखंड के अंदर भी आज अभियान प्रारंभ हो गया है। ये सदस्यता अभियान के साथ साथ हमारा संगठन पर्व भी है। नए सदस्यों को जोड़ने का काम भी हमारा इसमें होगा और एक बड़ी संख्या जो देश के अंदर 10 करोड़ नए सदस्यों को बनाने का लक्ष्य माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में लिया गया है। उत्तराखंड उसमें एक अच्छी भूमिका निभाएगा हमारे राज्य के अंदर भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही घर घर तक पहुंची हुई है। उसको और हम और विस्तार देने का काम करेंगे। हमारे सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता सदस्यता अभियान से जुड़ेंगे। और देखिए, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री धामी। बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक की भूमिका निभाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और देखिए, बड़े फैसलों को लेकर देश भर में सीएम धामी की खासी चर्चा हो रही है। बीजेपी संगठन की ओर से धामी से मांगा गया है 3 दिन का समय। समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी सख्त कानून, धर्मांतरण कानून जैसे फैसलों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी अलग छवि बनाने में कामयाब रहे हैं और इसी को लेकर देश भर में एक अलग मुख्यमंत्री के रूप में उभर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और पूरे देश में चर्चा हो रही है। संगठन ने धामी से मांगा है 3 दिन का समय। और देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्सपोज कर लिखा है, शाबाश सुमित, पैरा ओलंपिक्स 2024 में पुरुष वर्ग की भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतने पर श्री सुमित जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपकी ये उपलब्धि हम सभी देशवासियों को गौरवान्वित करने वाली है। ये एक्सपोज किया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। पैरा ओलंपिक्स के विजेता सुमित को बधाई दी है और लिखा है, शाबाश सुमित। और देखिए, एक और एक्सपोस्ट सीएम ने यहां पर की है, लिखा है, पैरा ओलंपिक्स 2024 में महिला एकल बैडमिंटन प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीतने पर नित्या श्री शिवन जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपने अपने खेलों के प्रति जुनून और समर्पण के बल पर यह जीत हासिल की है। आपकी उपलब्धि समस्त देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्सपोज कर पैरा ओलंपिक्स में महिला वर्ग की विजेता को बधाई और शुभकामनाएं दी। और यहाँ एक और एक्सपोस्ट बता रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की। सीएम ने लिखा, अपने शानदार प्रदर्शन और बेहतरीन टीम वर्क से पैरा ओलंपिक्स 2024 की पैरा तीरंदाजी मिश्रित टीम कंपाउंड ओपन प्रतिस्पर्धा में शीतल देवी जी एवं राकेश कुमार जी को कांस्य पदक अर्जित करने पर बधाई। ऐतिहासिक उपलब्धि आपकी
निपुणता और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। हमें आप पर गर्व है। और देखिए, पीएम मोदी ने बीजेपी के सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया है। उत्तराखंड के भाजपा प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी मुख्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश में सबसे पहले सदस्यता दिलाकर अभियान की शुरुआत कर दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के बाद सरकार के मंत्रियों, संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसके साथ ही प्रदेश भर में आज से बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू हो गया है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 30 लाख सदस्य कराने का लक्ष्य तय किया है। और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 साल के अंतराल में संगठन पर्व के मौके पर पार्टी का विस्तार करने के लिए सदस्यता अभियान चलाया जाता है, जिसके लिए प्रदेश भर में बूथ स्तर पर पार्टी का सदस्य अभियान चलाया जा रहा है। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष का धन्यवाद करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी धन्यवाद करता हूं कि कल देश के अंदर सदस्यता अभियान का प्रारंभ हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले सदस्य बने हैं और उत्तराखंड में मुझे आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने पहले सदस्य के रूप में सदस्यता प्रदान की है। और ये सदस्यता का अभियान हमारा आज से प्रदेश के अंदर प्रारंभ हो गया है। कल से जिलों में भी प्रारंभ होगा, पूरे प्रदेश के अंदर चलेगा और इसके साथ साथ हमारा संगठन पर्व भी चलेगा। हमारे संगठन का विस्तार होगा और जहां तक भी अभी हम नहीं पहुंचे हैं उन सभी लोगों तक हम पहुंचेंगे। गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचने की हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, हमारे सभी जनप्रतिनिधि अपना योगदान देंगे। और उत्तराखंड जो देश का नए सदस्य बनाने का 10 करोड़ का लक्ष्य रखा है उसमें देखिए, आज से देवभूमि के अंदर पार्टी की संस्था का श्री गणेश प्रारंभ हो गया है। हमारे पहले सदस्य इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने राज्य के विकास के साथ साथ इसके देवत्व के स्वरूप को बनाए रखने में जो अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, वो हमारे सदस्य बने हैं। और मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड का एक एक नागरिक जो मतदाता है, हमारा प्रयास रहेगा उस व्यक्ति तक हम पहुँचे और उसे पार्टी का सदस्य बनाए। इन क्षेत्रों में कमजोर है, वहाँ संस्था के अभियान गति को बढ़ाया जाएगा। देखिए, उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह से ईडी ने करीब 12 घंटे पूछताछ की और इस दौरान हरक सिंह ने ईडी को पाखरे टाइगर सफारी मामले में भी सफाई दी। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के कार्यकाल से जुड़े तमाम फैसलों और नियमों के साथ कई विषयों पर करीब 50 सवाल पूछे गए और इसी साल फरवरी में भी ईडी ने घर पर छापा मारा था। विगत 14 अगस्त को सीबीआई भी हरक सिंह रावत से पूछताछ कर चुकी है। की घोषणा हो गई, पार्लियामेंट के कांग्रेस के कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए, तो तब से ईडी हमें नहीं बुला रही थी। अभी जिस तरह हमने ईडी के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस ने धरने प्रदर्शन किए, जिस दिन ईडी का 22 तारीख को घिराव का कार्यक्रम था, उसमें जिस तरह मेरे द्वारा बढ़ चढ़ के ईडी का घिराव किया गया, वहां ईडी के मुख्यालय के बाहर धरने पर भाषण दिया गया, कहीं न कहीं केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी। करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों भूचाल मचा हुआ है। दो बड़े नेताओं के बीच जुबानी जंग चल रही है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और मौजूदा कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल एक दूसरे पर जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हरीश रावत ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उस समय अगर उनकी सरकार नहीं गिराई जाती तो हम गैरसैंण को स्थायी राजधानी बना देते। आगे हरीश रावत ने कहा कि हमने पूरी तैयारी कर दी थी, लेकिन मौजूदा राज्यपाल ने हमारी फाइल रोक दी, साथ ही कुछ विधायकों ने भी पार्टी छोड़ दी। वहीं हरीश रावत ने बयान पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने पलटवार करते हुए खंडन किया है। कहा है कि वहीं हरीश रावत ने उनियाल पर निशाना साधते हुए महापापी बैल तक बता दिया है, तो पलटवार में उनियाल ने हरीश रावत को नंदी बैल कहा जो किसी के काम नहीं आते। फिलहाल उत्तराखंड के दो नेताओं के बीच वॉर पलटवार जारी है। कोई नहीं बोल रहा है तो मैं
मैं दूसरों के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं तो जो स्क्रिप्ट विधानसभा की है, विधानसभा के पटल पर लीडर अपोजिशन के रूप में श्रीमती इंदिरा हृदयेश ने और पीसीसी प्रेसिडेंट के रूप में श्री प्रीतम सिंह जी ने ये बात कही। जब त्रिवेंद्र सिंह जी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की तो उन्होंने कहा हम राजधानी के पक्ष में हैं, हम राजधानी चाहते हैं। देखिए, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2024 को लेकर 7 सदस्यों की टीम बनाई है। टीम अलग अलग राज्यों में जाकर मुस्लिम समुदाय से बातचीत कर उनके सुझाव इकट्ठा करेगी। 31 अगस्त को गठित टीम में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात वक्फ बोर्ड्स के अध्यक्ष समेत बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के 2 राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य शामिल हैं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की इसको लेकर क्या तैयारी है, ये हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल ने वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स से खास बातचीत की। लेकर जो बिल संसद में पेश हुआ था उसका संशोधन अब होना है, उसमें क्या कुछ चेंज हो सकता है, क्या कुछ मजबूती से रखा जा सकता है, इसको लेकर कमेटी बनाई गई है और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष है उसको भी उस कमेटी में उनको रखा गया है। हमारे साथ हैं शादाब शम्स, इनसे ही जानते हैं। सर, पहले तो आपका नाम है इस 7 सदस्यीय कमेटी में, किस तरह से आप देख रहे हैं और क्या कुछ आपकी तैयारी है? मैं बहुत दिल की गहराइयों से अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे संगठन ने दी है। हम सब जानते हैं कि इस वक्त वक्फ संशोधन विधेयक एक हॉट केक बना हुआ है, लगातार उसके ऊपर डिस्कशन हो रहे हैं, टीवी डिबेट्स हो रही हैं और हम देख रहे हैं कि एक बहुत गरमाया हुआ मुद्दा है। और जेपीसी में क्योंकि मुद्दा जब से गया है तो जेपीसी के माध्यम से तमाम संगठनों के लोगों से, अलग अलग जगह से जो इसके जिम्मेदार हैं औकाफ के, सबसे सजेशंस मांगे जा रहे हैं कि जिससे इस पे हम एक आम राय बना सकें। लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष के नेता लगातार रिजेक्शन की बात कर रहे हैं। मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी देश का सबसे बड़ा संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और अल्पसंख्यक समाज भी कोने कोने में प्रदेशों के, भले ही हमारे पास कम हो, लेकिन राष्ट्रवादी विचारधारा का अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज हमारे पास भी है। तो वो भी अपना एक दृष्टिकोण रखता है, वो भी मुसलमान है, तो उसकी आवाज़ को भी मुझे लगता है सरकार तक पहुंचना चाहिए और संगठन के माध्यम से। इसलिए ये 7 सदस्यीय कमेटी बनाने के बाद ये तय किया गया है कि उनकी आवाज़ों को भी, जो राष्ट्रवादी विचारधारा की आवाज़ है, जो ज़्यादा नहीं बोलती है, जो पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन जो खामोशी से अपनी बात को कहना चाहती है, उसकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का एक बड़ा माध्यम होगा। कल 3 बजे महामंत्री संगठन, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय BL संतोष जी और राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय दुष्यंत गौतम जी और मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी जी राष्ट्रीय कार्यालय में कल 7 सदस्यों के साथ बैठकर चर्चा वार्ता करेंगे और आगे की रूपरेखा तय होगी। एक चीज़ है कि आप भाजपा के कार्यकर्ता तो हैं ही, लेकिन आप एक मुस्लिम समाज से जुड़े हुए हैं और मुस्लिमों के बीच में भी रहते हैं। आपको क्या लगता है कि मुस्लिम इस चीज़ को लेकर, क्योंकि उत्तराखंड के मुस्लिमों को अभी तो आप ही उनको जो है प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनका क्या सोचना है इसको लेकर, जो क्योंकि आप लोग उनसे बात भी कर रहे होंगे, मुलाकात भी कर रहे होंगे, तो वो क्या सोचते हैं इस जो वक्फ बोर्ड की जो बातें आ रही हैं कि ज़मीन उनके पास बहुत ज़्यादा है, ज़मीन हड़पी जाती है, इन चीज़ों को लेकर वो क्या सोचते हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि वक्फ बोर्ड एक अकूत संपदा है, लेकिन उस बहुत बड़ी प्रॉपर्टी के ऊपर चंद परिवारों का, चंद ठेकेदारों का, चंद वक्फ माफियाओं का कब्जा है और ये तमाम लोग जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार बन के आपा पीट रहे हैं, सब लोग वक्फ के कब्जेदार हैं। इन कहीं ना कहीं सब लोगों ने वक्फ की संपत्तियों को दबाया हुआ है, चाहे उसमें असदुद्दीन ओवैसी हों, फिरंगी महली हों, दुनिया भर की फहरिस्त है बड़ी। तमाम नेता, छुट भैया कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े नेताओं तक सब वक्फ बोर्ड के बेनिफिशियरी हैं। तो वो तो किसी कीमत पे भी नहीं चाहेंगे कि इसमें बदलाव हो, क्योंकि अपना उनकी दुकान बढ़िया चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मिलता यतीमों को हक, ना मिले गरीबों को हक ना मिले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दर्द तो भारतीय जनता पार्टी या एक सामान्य व्यक्ति का, एक सामान्य मुसलमान का हो सकता है कि सदके ज़कात खैरात का पैसा है, ये यतीमों, मिस्किनों, सहाराओं का सहारा बनना था, वो चंद लोगों तक सीमित हो गया है। और वो भी वो लोग जो इसके माफिया हैं, तो उन्होंने अपने चंगुल में रखा हुआ है। उन लोगों के हाथ से निकाल के संपत्ति को जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक पहुंचे। वही वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं शादाब शम्स उत्तराखंड की अगर बात करें, और जिस तरह से इन्होंने बात की है कि कुछ परिवारों के पास वक्फ बोर्ड की बहुत सारी जो है वो संपदा है और CBI जांच तक की उन्होंने मांग कर दी है। मेरे सहयोगी राहुल कुमार के साथ मैं योगेश सिंह।
देखिए, उत्तराखंड में निकाय चुनावों को लेकर सस्पेंस बरकरार है। 2 बार नगर निगमों और नगर निकायों के प्रशासकों का कार्यकाल भी बढ़ चुका है। वहीं कांग्रेस लगातार निकाय चुनाव की देरी को लेकर प्रदेश सरकार और बीजेपी के ऊपर सवाल खड़े कर रही है। एक बार फिर कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने निकाय चुनाव में हो रही देरी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। गरिमा का कहना है कि न जाने कौन सरकार को सलाह दे रहा है। सबको बता दे कि दिसंबर खत्म होते ही निकाय चुनाव होने हैं, तो आपने अपनी अपनी तैयारियों को लेकर क्यों नहीं पूरा किया अभी तक? है कि बिल्कुल फूहड़ सलाहकार बैठे हुए हैं जो सरकार को सलाह देने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर ये सबको पता है कि निकाय का जो कार्यकाल है वो दिसंबर में समाप्त होने वाला है। तो दिसंबर आते आते आपने अपनी सारी चुनावी गतिविधियां या चुनाव के लिए जो आपको कार्य करने थे वो क्यों नहीं पूरे कर लिए? अब आप जो है एक ऐसा लेम एक्सक्यूज दे रहे हैं कि ओबीसी रिजर्वेशन नहीं हो पाया टाइम पर। क्यों नहीं हो पाया? आपकी तो प्रचंड बहुमत की और डबल इंजन की। देखिए, उत्तराखंड की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने अब किसी भी चुनाव में भाग लेने से साफ इनकार कर दिया है। हरीश रावत अपना आखिरी चुनाव 2022 के विधानसभा चुनावों में लड़ चुके हैं। जब हरीश रावत से पूछा गया कि क्या वे आगे आने वाले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस के लिए ही अच्छा रहेगा कि मैं अब चुनाव ना लड़ूं। और देखिए, पंतनगर एयरपोर्ट विस्तारीकरण में आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए शीघ्र निर्माण कराए जाने के संबंध में सांसद अजय भट्ट ने जिला प्रशासन और एयरपोर्ट डायरेक्टर के साथ पंतनगर के एनेक्सी सभागार में समीक्षा बैठक ली। सांसद ने कहा कि पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण होने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनने से संपूर्ण कुमाऊं मंडल में पर्यटन का विकास होगा। आगे कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने से यहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी चालू हो जाएंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए किए गए अब तक के कार्य की जानकारी ली। और देखिए, देहरादून से बड़ी खबर है। दून पुलिस ने जूलर्स की दुकान में चलाया आकस्मिक चेकिंग अभियान और चेकिंग के दौरान सभी सुरक्षा प्रबंधनों की समीक्षा की। प्रतिष्ठानों में अलार्म और सीसीटीवी कैमरा खराब मिलने पर जारी किया नोटिस। तय सीमा के भीतर सुरक्षा मानकों ने अनुरूप सुरक्षा प्रबंधन सुनिश्चित करने के दिए निर्देश और मानकों के अनुरूप सुरक्षा बंधन नहीं मिलने पर होगी नियम अनुसार कार्रवाई। देखिए, उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता की और आपदा से प्रभावित लोगों को सहायता राशि उपलब्ध करवाने की बात कही। उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 24,000 लोगों को चेक वितरित किया जा चुका है। खटीमा विधायक और नानकमत्ता विधायक से अपील की गई है कि आपदा प्रभावित लोगों का सर्वे कर लिस्ट तैयार करें। अशोक जोशी ने कहा कि ये मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, जिसके लिए वे प्रमुखता से इसकी पहल कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि शासन प्रशासन के पास पर्याप्त धनराशि और आपदा धनराशि वितरण में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। जैसा आपको विदित है कि आज तहसील में सुबह काफ़ी लोग यहाँ आए थे और उनका कहना ये था कि जो राहत राशि का वितरण है वो सभी को नहीं किया गया है। तो इस संबंध में मैं स्थिति ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 7 और 8 तारीख को जो बारिश हुई थी, आप सभी को पता है अत्यधिक मात्रा में हुई थी। पूरा खटीमा क्षेत्र में जल भरा हुआ था और 9 और 10 तारीख तक हमारा तहसील प्रशासन, इवन जिला प्रशासन, हम लोग स्वयं थे, डीएम सर थे, कमिश्नर सर थे, इवन सीएम सर ने यहाँ विजिट किया था। उसके बाद विदिन 3 डेज तहसील प्रशासन ने लगभग 15,000 लोगों को जो पात्र थे उनको अहेतुक धनराशि का वितरण किया चेक के माध्यम से।
और आज की तारीख में अगर आप देखें तो हमने तहसील ने टोटल 24,040 लोगों को चेक। देखिए, अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के तहसील मुख्यालय सल्ट में एसडीएम सल्ट संजय कुमार ने शहीद दिवस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बिजली, जल संसाधन, ग्राम विकास, लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग सहित क्षेत्र जनप्रतिनिधि व राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। एसडीएम सल्ट संजय कुमार ने बताया कि 5 सितंबर शहीद दिवस कार्यक्रम हर साल मनाया जाता है। आज सभी विभागों के साथ समन्वय बैठक की, जिसमें पेयजल, विद्युत आपूर्ति, सुरक्षा व्यवस्था, शहीद स्थल में साफ सफाई, लोक निर्माण विभाग को सड़क साफ सफाई के निर्देश दिए। और देखिए, उत्तरकाशी में वरुणावत पर्वत के आसपास लैंडस्लाइड जोन में लोगों को आवासीय परिसर खाली करने के नोटिस दिए गए हैं और पिछले कुछ दिनों में इस क्षेत्र में लैंडस्लाइड की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। ऐसे में प्रशासन की ओर से एहतियात बरतते हुए सभी लोगों को सुरक्षित अन्य स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि खतरे की जद में आने वाले सभी लोगों को अन्य सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि वरुणावत पर्वत पर 2003 में लैंडस्लाइड की घटना तेजी से होने लगी थी। उसके बाद प्रशासन ने उसके ट्रीटमेंट का कार्य किया। अब इतने वर्षों के बाद वरुणावत पर्वत के ट्रीटमेंट वाले क्षेत्र में अलावा अन्य क्षेत्र में लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही है। पर्वत में जो पहले जहाँ पे नुकसान हुआ था वो उपचार किया गया था वहाँ पे, और वह जगह पूरी तरह से सुरक्षित है। उसमें किसी प्रकार से कोई खतरे की बात नहीं है। अभी जो कुछ दिन पहले एक जगह भूस्खलन हुआ है वह पुराने स्थल से काफ़ी दूर है और उसमें कुछ भूस्खलन हुआ है, उसके नीचे कुछ लोग रहते हैं, तो उन लोगों को हटाने के लिए कहा गया है। क्योंकि जो भूस्खलन जहाँ पे अभी संज्ञान में आया है, ऊपर अभी भी मलबा रुका हुआ है, पत्थर रुके हुए हैं, कुछ पेड़ की टहनियाँ रुकी हुई हैं। तो जब कभी बरसात होगी तो नीचे आने का खतरा बना हुआ है, इसलिए लोगों को हटने के लिए कहा गया है। जिनको हम हटाएंगे उनको हम किराए की धनराशि का भुगतान करेंगे, जो अनुमन्य सहायता राशि होती है। वरुणावत पर्वत में जो पहले जहाँ पे नुकसान हुआ था वो उपचार किया गया था वहाँ पे, और वह जगह पूरी तरह से सुरक्षित है।